हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं और बढ़िया तरह से अपने पढ़ाई वगैरह में आप लोग लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद में फिर आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कोर्स पढ़ने के लिए आपको या तो किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, ताकि उसकी मदद से ना सिर्फ आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे पदों पर पहुँचें, देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें और बढ़िया तरह से अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ऑब्जेक्टिव है, यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है। तो इसी अच्छी बात के साथ में हम लोग अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसका पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग फिजिकल एजुकेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। फिजिकल एजुकेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, क्यों फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वेरियस मिसकंसेप्शंस क्या हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यहाँ तक सारी की सारी बातचीत हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन में जो कई सारे हमारे टर्म्स वगैरह यूज़ होते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। इन टर्म्स का एक्चुअल क्या मतलब होता है, किस सेंस में इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की तारीख में डिस्कस करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी टर्मिनोलॉजी दैट इज़ यूज्ड इन फिजिकल एजुकेशन। मतलब ये कि फिजिकल एजुकेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें जो आपके बेसिक टर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो क्या क्या हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो अब हम लोग जो टर्मिनोलॉजी है फिजिकल एजुकेशन में, जो वेरियस टर्म्स हमारे इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग साइंस में और मैथ्स में भी होता है कि अपने हर एक सब्जेक्ट के अपने कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं जिनका बार बार इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है, तो उनके बारे में पहले अपन लोग देखते हैं। ठीक उसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन की भी अपनी इस पूरी जर्नी में कई सारे टर्म्स हैं जो बार बार आएंगे, तो अपने को उनके बारे में क्लैरिटी रखनी है अपने दिमाग में, ताकि अपने को क्लियर रहे कि जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने पूरे कोर्स में तो उसका मतलब क्या है। सबसे पहला टर्म जो आएगा उसका नाम है गेम। अब ये शब्द आपने पता नहीं अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों बार सुना होगा, हज़ारों लाखों बार बोला होगा, तो इसका एक सर्टेन दिमाग में आप लोगों के एक माइंडसेट बना के रखा होगा आपने कि गेम शब्द का आप ये मतलब समझते हैं। अब जो आपने मतलब अपना समझा है अपनी ज़िंदगी में, आपने व्यवहारिक तरीके से जो मतलब समझा है वो ठीक है, मगर फिजिकल एजुकेशन जो अपने सब्जेक्ट है उसमें गेम को एक टेक्निकल सेंस में डिफाइन किया गया है, तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। गेम को डिफाइन गेम की जो डेफिनेशन है उसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कहा गया है, इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन एक्टिविटी प्लेड बाय मोर देन 2 पीपल कंबाइंड एज अ टीम। इसको एक एक्टिविटी समझा गया है, इसको एक एक्टिविटी माना गया है जिसको 2 से ज़्यादा लोगों के द्वारा खेला जाता है, 2 से ज़्यादा लोगों के द्वारा खेला जाता है एक टीम के तौर पर कंबाइंड होकर। ठीक है जी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, देयर आर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, टाइम, स्पेस, रूल्स एंड लिमिटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, द आउटकम ऑफ विच इज टू डिटरमाइन अ विनर और अ लूजर। अब ये जो गेम होता है जिसमें 2 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक टीम के तौर पर, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इस एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है कि आप ये जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो इसका नतीजे में क्या निकल कर आएगा, क्या आउटकम इसका होने वाला है, वो इसका डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है। एक सर्टेन टाइम में वो चीज़ आपको करनी होती है, एक सर्टेन स्पेस में एक जगह पे आप स्पेसिफिक वो काम कर रहे होते हैं, कुछ सर्टेन रूल्स का पालन करते हुए आप उस चीज़ को कर रहे होते हो। तो इन सब चीज़ों का जब आप पालन करते हो, एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 2 से ज़्यादा लोग जब एक टीम के तौर पर एक साथ एक प्रयास करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, सर्टेन रूल्स का पालन करते हुए, सर्टेन स्पेस में और सर्टेन टाइम के कंस्ट्रेंट के साथ में, तो आपका इन सब चीज़ों के चलते एक बिहेवियर पैटर्न निकल कर आता है। इस बिहेवियर पैटर्न के नतीजे में एक आउटकम निकल कर आएगा और वो आउटकम है जो है वो डिफाइन करेगा कि इस पर्टिकुलर गेम का विनर या फिर लूजर कौन है। इसको अब ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई है, इसको थोड़ा आसान करके समझते हैं। लेट्स से अब यहां पर आपको जो ये फोटोग्राफ दिखाई गई है, इसमें बच्चे बेसिकली टग ऑफ वॉर जो है उसमें लगे हुए हैं, रस्सी खींच रहे हैं।
दोनों तरफ आपको दो टीमें देखने को मिल रही हैं, दोनों टीमों में 2 से ज़्यादा लोग हैं जो एक सर्टेन एक्टिविटी कर रहे हैं। सर्टेन एक्टिविटी क्या है? रस्सी को खींच रहे हैं। अब इस एक्टिविटी के नतीजे में निकलेगा क्या? इसके नतीजे में एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। कोई एक जो है वो एक टीम जो है वो गिर जाएगी या रस्सी छोड़ देगी, और कोई दूसरी टीम जो है वो ओवर पावर कर उस रस्सी को या तो पूरी टीम दूसरी टीम के साथ में खींच लेगी, या उनको गिराकर वो रस्सी उनसे जो है ओवर पावर करके उसको खींच लेगी। तो एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, एक सर्टेन स्पेस में, एक सर्टेन टाइम पीरियड में, सर्टेन रूल्स के साथ में हो रहा है कि आप कैसे पावर लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो ये रस्सी इन लोगों ने पकड़ रखी, तो एक सर्टेन स्पेस में ये इस एक्टिविटी को कर रहे हैं, और लास्ट में इसके चलते इनका एक सर्टेन कंस्ट्रेंट बिहेवियर हो गया है। अब जब तक ये इस एक्टिविटी में लगे होंगे या जब तक इस एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट करेंगे, तब तक इनका बिहेवियर क्या होगा? रस्सी को पकड़ के खींचना, यही चीज जो है इनका सर्टेन आपको बिहेवियर देखने के लिए मिलेगा, और इसके नतीजे में ये एक टीम हारेगी और एक टीम जो है जीत जाएगी। तो ये जो है गेम की डेफिनेशन है। इसमें दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है, दो से ज्यादा लोग जो हैं, 2 से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं टीम के तौर पर। सर्टेन एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सर्टेन स्पेस होता है, सर्टेन रूल्स होते हैं, सर्टेन बिहेवियर पैटर्न होता है, और इन सब चीजों को पालन करने पर के नतीजे में कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, और हमारे देश में जो सबसे कॉमन आपका गेम है, सबसे ज्यादा फेमस जो गेम है क्रिकेट, उसके एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये आपका क्रिकेट का ग्राउंड है, ये उसकी क्रिकेट की फील्ड हो गई। अब आपके पास में 2 टीमें हैं, एक हो गई आपकी टीम नंबर 1 और एक हो गई आपकी टीम नंबर 2। अब टीम नंबर 1 और टीम नंबर 2 के बीच में टॉस होगा, दोनों में जो है 11-11 प्लेयर्स हैं। तो अब पहला जो पार्ट है कि इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन एक्टिविटी प्लेड बाय मोर देन 2 पीपल कंबाइंड एज अ टीम। तो आपके पास तो यहाँ पे 2 टीमें हैं और हर एक टीम में 11-11 प्लेयर्स हैं, तो पहला पार्ट तो हैविंग सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड पार्ट, देयर आर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? दोनों टीमों के बीच में टॉस होगा, कोई एक या तो जीते, आपका टॉस जीतेगी, कोई दूसरी टीम जो है वो टॉस हार जाएगी। अकॉर्डिंगली कोई एक टीम जो है वो बैटिंग करेगी, कोई दूसरी टीम जो है बॉलिंग करेगी। अब जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो एक टारगेट सेट करेगी, और दूसरी टीम जो है फिर उस टारगेट को चेस करने की कोशिश करेगी। अब यानी कि यहाँ पर एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, अगर दूसरी टीम ने टारगेट चेस कर लिया तो वो जीत जाएगी, अगर पहली टीम ने टारगेट चेस नहीं करने दिया तो फिर वो जीत जाएगी। आपका रिजल्ट जो है इस तरह से निकल कर आएगा। अब ये बैटिंग बॉलिंग और ये सारी चीजें करनी है तो आपको सर्टेन रूल्स का पालन करना है, सर्टेन स्पेस में आपको ये चीज करनी है। स्पेस क्या है? ये क्रिकेट का मैदान हो गया। एक इन सारी चीजों को जब आप करेंगे तो एक सर्टेन बिहेवियर का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। कोई बैटिंग करेगा, कोई बॉलिंग करेगा, कोई फील्डिंग करेगा, कोई विकेट कीपिंग करेगा, कोई अंपायरिंग करेगा, और तो इस तरीके से एक सर्टेन आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। और आउटकम क्या होगा? कोई एक या तो जीतेगा, कोई एक जो है हार जाएगा। तो इस तरीके से जो है गेम्स को डिफाइन किया गया है, इस तरीके से जो है गेम को आपने बताया है। अच्छा जी, अब यहां पर गेम वगैरह जो है, ये तो खैर अपन ने 2 आउटडोर गेम्स की बात करी, हम लोग एक इंडोर गेम का भी एक एग्जांपल लेकर चल सकते हैं। आप लेट से लूडो की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। लूडो की अगर आप बात करेंगे तो लूडो को 4 लोग खेल सकते हैं एक ही वक्त में। या फिर अगर आप पबजी की भी बात कर लें, अगर आप, हालांकि वो गेम की कैटेगरी में नहीं आता, वो वीडियो गेम की कैटेगरी में आएगा, मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट उसकी भी बात कर लें तो इसको घर के अंदर बैठ के जो है खेला जा सकता है। तो लूडो जो है उसको आप घर के अंदर बैठ के खेल सकते हो, और एक वक्त में 4 प्लेयर जो है आपके इस पर्टिकुलर गेम को खेल सकते हैं। तो एक कंबाइंड एक टीम के तौर पर 2 या 2 से ज्यादा लोग जब आपका कंबाइंड होके एक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब यहां पर भी वही है कि आपको अपनी गोटियां जो है चलानी है, अल्टीमेटली एक जो है आपका जीतेगा, 3 बंदे जो हैं वो हार जाएंगे, या फिर 2-2 की टीम बना के खेल रहे हैं तब एक टीम जीतेगी, एक टीम हार जाएगी, और सर्टेन आप बिहेवियर पैटर्न वगैरह जो है शो करोगे। तो कहने का ये मतलब है इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो चाहे इंडोर हो रही हो चाहे आउटडोर हो रही हो, उसको हम लोग गेम मान सकते हैं, या उसको हम लोग गेम की कैटेगरी में रखते हैं। थस यहां से इस बात का ध्यान रखना है, गेम इंडोर भी हो सकता है, गेम आउटडोर भी हो सकता है। अब अगली डेफिनेशन जो है वो आती है स्पोर्ट्स की। अब हम लोग स्पोर्ट्स क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो अगला टर्म अपना आता है वो है स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स शब्द भी जो है आपने पता नहीं जिंदगी में कितनी बार सुना होगा, कितनी बार आपने इस्तेमाल किया होगा, और इसका भी आप एक सर्टेन मतलब समझते होंगे। और इनफैक्ट जहाँ तक मैं समझता हूँ आप जो स्पोर्ट्स शब्द हैं इसको गेम के साथ में इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल करते होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स शब्द जो है इसकी टेक्निकल डेफिनेशन समझेंगे, और इससे हमको ये भी समझ में आएगा कि गेम जो है वो स्पोर्ट्स से किस तरह से अलग है, या फिर स्पोर्ट्स जो है वो गेम से किस तरह से अलग है। तो स्पोर्ट को कैसे डिफाइन किया गया? स्पोर्ट इज अ वाइडर टर्म which act as an institution involving all physical activities, individual skills governed by a set of rules and often taken competitively.
बेसिकली। यानी कि स्पोर्ट्स को आपने कैसे डिफाइन किया है? स्पोर्ट्स को डिफाइन किया गया है एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर जिसमें सारी फिजिकल एक्टिविटीज आती हैं, इंडिविजुअल स्किल्स आती हैं, एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स का पालन करते हुए इस चीज को किया जाता है और इसको जनरली कॉम्पिटिटिवली ही किया जाता है, यानी कि इसमें आपको कॉम्पिटिशन ही देखने के लिए मिलता है। स्पोर्ट्स में अगर और गेम में जो डिफरेंस अब यहां से अपने को समझ में आता है वो ये है, जब अपन गेम की बात करते हैं तो गेम में हो सकता है दो लोग जो हैं बैठकर शतरंज खेल रहे हो तो उसको भी जो है आप गेम मान सकते हो सकता है कि वो जीतने हारने की भावना से ना खेल रहे हो, उसे टाइम पास के लिए जो है ताश के पत्ते खेलना शुरू कर दें। उसमें हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी शामिल हो सकता है उसमें फिजिकल एक्टिविटी शामिल ना हो, सिर्फ आप मेंटल एक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो और इसके बेसिस पे आपका जो गेम है वो इंडोर भी हो सकता है, वो आउटडोर भी हो सकता है। मगर स्पोर्ट्स में क्या बात खास है? स्पोर्ट्स बेसिकली वो चीज होती है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है। इंडिविजुअल लेवल पर आप चाहे स्किल्स वगैरह के साथ में फिजिकल एक्टिविटी दिखा रहे हो, चाहे आप टीम के तौर पर जो है फिजिकल एक्टिविटी दिखा रहे हो, मगर स्पोर्ट्स में बेसिकली आपका फिजिकल एक्टिविटी शामिल होती है। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हुए यहां पर भी आपने एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और यहां पे भी जो है कंपटीशन वगैरह होना है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट बात क्या है? फिजिकल एक्टिविटी ही जो है यहां पर एम्फेसिस करके बताया गया है। तो गेम का मतलब क्या? गेम का मतलब जिसमें मानसिक तौर पर भी जो है आप अपनी सारी स्किल्स लगा सकते हो, शारीरिक तौर पर भी लगा सकते हो, मानसिक और शारीरिक तौर पर भी लगा सकते हो। तो इसको इंडोर में भी खेला जा सकता है, इसको आउटडोर में भी खेला जा सकता है। और स्पोर्ट का मतलब क्या है? स्पोर्ट का मतलब जिसमें प्राइमरीली फिजिकल एक्टिविटीज ही लगाई जाती हैं, चाहे इंडिविजुअल स्किल्स के बेसिस पे लगाई जाए, चाहे कैसे भी करी जाए, मगर फिजिकल एक्टिविटी जो है वही परफॉर्म की जाती हैं और यहां पर भी जो है एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स का पालन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका जो एक स्पोर्ट है वो एक गेम हो सकता है, मगर एक गेम जो है वो स्पोर्ट हो ये जरूरी नहीं है। स्पोर्ट होने के लिए किसी भी गेम को जरूरी ये होता है कि उसमें फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह हो रही हो। अगर किसी चीज में सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज ही हो रही हैं तो वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ जाएगा, और किसी चीज में अगर फिजिकल एक्टिविटीज के साथ में आपकी मेंटल एक्टिविटीज भी शामिल है, सिर्फ मेंटल एक्टिविटीज भी हो रही हो, तो फिर आप उसको गेम की कैटेगरी में रखते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अगली जो डेफिनेशन आती है वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। ये तो क्या आसान डेफिनेशन है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब होता है प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट फॉर बेटर परफॉर्मेंस विच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इट इंप्रूव्स स्पेसिफिक फिटनेस एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स, टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स। मतलब ये कि एक प्लान्ड तरीके से एक सिस्टमैटिक प्रोसेस अगर की जाए किसी भी व्यक्ति को एक सर्टेन स्पोर्ट्स के लिए तैयार करने में, एक सर्टेन एथलीट को तैयार करने में, ताकि वो अपने गेम में ज्यादा बेटर तरीके का परफॉर्मेंस दे सके, और ये सारी जो प्लानिंग है, ये जो सारी की सारी प्रिपरेशन वगैरह है, अगर ये पहले से एक सर्टेन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपने डिसाइड कर रखे हैं उसके ऊपर बेस्ड है, तो फिर ये सारी की सारी चीज जो है वो क्या कहलाती है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसको हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि लेट्स से अगर कोई व्यक्ति है, उसको शूटिंग वगैरह के लिए आपको ओलंपिक्स के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए 2-3 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। उसको आपको शूटिंग रेंज बना के देना पड़ेगी वैसी की वैसी जिसमें ओलंपिक्स के लिए वो तैयारी करेगा। दूसरी चीज उसको अब आपको क्या करना पड़ेगा? उसको वो राइफल्स लाकर देना पड़ेंगी जिनका इस्तेमाल होने वाला है। उसके बाद में वही आपको पूरा का पूरा माहौल बना के तैयार करना पड़ेगा जिसमें वो एक्टिविटीज वगैरह होने वाली हैं। फिर आपको उसकी प्रैक्टिस कराना पड़ेगी। अब लेट्स से प्रैक्टिस कराते कराते आपको समझ में आया कि ये जो व्यक्ति है ये अपनी एकाग्रता को फोकस नहीं रख पा रहा, इसका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। अब आपका जो ध्यान है उसको पूरी तरीके से फोकस करने के लिए आपने बोला कि भाई आप इससे योगा करवाइए। अब योगा में भी आपको सारे योग करवाने की जरूरत नहीं है, वो योग जिससे आपका फोकस जो है बहुत अच्छे से फिक्स बैठता है। और इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज वगैरह हो सकती हैं फोकस वगैरह के लिए आपने वो करवाई। ये सारी चीजें करवा के आपने बेसिकली क्या किया? ध्यान ठीक किया। ध्यान क्यों ठीक किया? क्योंकि उसको आपका शूटिंग वगैरह जो है उसमें पार्टिसिपेट करना है और ये उसकी एक प्रॉब्लम हो रही थी। अब इससे क्या होगा? इससे उसका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा, या फिर उसका जो आपका कह सकते हैं टेक्निक वगैरह जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। उसकी जो स्किल है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी और वो ज्यादा बेटर रिजल्ट दे पाएगा। इसी तरीके से लेट्स से अगर आपको स्विमिंग के लिए किसी को तैयार करना है, तो स्विमिंग के लिए फिर आपको उसी तरीके के पूल्स वगैरह बनाना पड़ेंगे। उसके बाद में फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करना पड़ेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये स्विमिंग करते में जो ये व्यक्ति है इसके साथ में क्या दिक्कत आ रही है, जो उसकी टेक्निक्स में दिक्कत हो रही होगी, आप उसको ठीक कराने के लिए सर्टेन तरीके से उसको प्रैक्टिस कराओगे। ये सारी चीजें जब करवाई जाती हैं तो इसके नतीजे में होता यह है कि आपका स्पोर्ट्समैन इंप्रूव करता चला जाता है, और इस इंप्रूवमेंट के चलते वो जो भी गेम वगैरह खेल रहा है, या तो उसकी टेक्निक जो है वो ठीक होगी, उसमें उसके टैक्टिक्स जो है वो इंप्रूव होंगे, उसकी स्किल्स जो है वो बढ़िया होती चली जाएंगी, या गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो उसकी फिटनेस है वो ठीक हो जाएगी। कुछ भी होगा, मगर इन सब चीजों के नतीजे में अल्टीमेटली उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा निकल कर आएगा। तो जब भी आप लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स प्लानिंग, आपका जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की, तो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए क्या जरूरी है? एक
या फिर स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग होती है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? एक प्लान तरीका, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए एक व्यक्ति को या तो प्रिपेयर करने की या फिर उसकी स्किल्स को इंप्रूव करने की, जो सारी की सारी प्रक्रिया या सारी की सारी चीजें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हो, उसको जो है हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। इसके चलते होगा क्या, उसके गेम के लिए उसकी सर्टेन स्पेसिफिक या तो फिटनेस ठीक होगी या फिर उसके स्किल्स वगैरह ठीक होंगे। जैसे क्रिकेट के लिए या फिर फुटबॉल की बात कर ली जाए, फुटबॉल के लिए जिस व्यक्ति को आपको ट्रेन करना है उसके लिए आपको सर्टेन अलग तरीके के जो है प्रिंसिपल्स का पालन करना पड़ेगा। जो आप शूटिंग या आर्चरी के लिए अगर किसी को ट्रेन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग तरीके की प्रक्रिया होगी। वेट लिफ्टिंग के लिए अगर आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं तो अलग तरीके की आपकी पूरी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अलग हो जाएगी। तो हर एक स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो अलग हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक जो स्पोर्ट्स है उसके लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेम मिले, और हर एक स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है उसके नतीजे में आपकी जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस है वो भी अलग अलग हो सकती है। एक जैसे पहलवान है जो आपकी रेसलिंग में जाएगा उसकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस अलग हो सकती है, और एक जो आपका धावक है जिसको 100 मीटर डैश करना है उसकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग और उसकी फिटनेस ऑल टुगेदर अलग हो सकती है। उनके स्किल के साइड जो है ऑल टुगेदर अलग हो सकते हैं। वो हो सकता है दूसरे खेल में जो है पूरी तरीके से अनाड़ी हो, मगर हाँ अपने खेल के पूरी तरीके से वो मास्टर होते हैं या उनको कराया जाता है। वो सारी की सारी प्रक्रिया आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आती है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जिम्नास्टिक्स। अब जिम्नास्टिक्स क्या होता है हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जो जिम्नास्टिक्स है इसका क्या मतलब होता है? जिम्नास्टिक्स इंक्लूड डिफरेंट एक्सरसाइजेस विदाउट एपरेटस एंड विद एपरेटस, यानी कि अलग अलग तरीके की अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं या तो बिना किसी सामान की या फिर बिना किसी एपरेटस की मदद के बिना या फिर किसी एपरेटस की मदद के साथ में, तो वो सारी की सारी चीज़ों को जो है जिम्नास्टिक्स की कैटेगरी में रखा जाता है, उसको जिम्नास्टिक्स में कंसिडर किया जाता है। तो जिम्नास्टिक्स का मतलब क्या हो गया? सर्टेन तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं, बॉडी को सर्टेन तरीके के मूवमेंट्स में या पोजीशंस में लेकर जाना होता है, जिसके लिए या तो आप एपरेटस का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप उसके बिना एपरेटस की मदद के भी अगर आप उस चीज़ को करते हो तो उस चीज़ को जो है जिम्नास्टिक्स बोला जाता है। दीज एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व आर्म, लेग, नेक एंड ट्रंक मूवमेंट एज वेल एज परफॉर्मिंग जंपिंग मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग द बैलेंस। तो अब ये जब जिम्नास्टिक्स वगैरह बेसिकली में जो अभी आप बॉडी को अलग अलग मूवमेंट्स में अलग अलग पोजीशंस में लेकर जाते हो, उसमें प्राइमरीली किया ये जाता है या तो अपनी आर्म्स वगैरह की मदद से अपनी बॉडी का मूवमेंट वगैरह लेकर जाते हो, या लेग्स वगैरह की मदद से, या हैंड एंड ट्रंक की मदद से आप मूव करते हो, या फिर इनमें से कुछ दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स वगैरह के साथ में आप कंबाइंड तौर पर जो है मूवमेंट वगैरह परफॉर्म करते हो, और इसकी मदद से या तो आप जंपिंग के मूवमेंट्स वगैरह शो करोगे या फिर बैलेंस वगैरह मेंटेन करने के मूवमेंट्स वगैरह शो करोगे। इस तरीके की चीजें, जैसे ये फोटोग्राफ है इसमें हाथ और पैर के मूवमेंट्स किए जा रहे हैं, आपका बॉडी जो है उसको एक सर्टेन शेप में लेकर आया गया है, और उसके बाद में यहाँ पर आप इस सर्टेन शेप में आपकी बॉडी को बैलेंस कर कर बता रहे हो। तो ये जो चीज़ है वो जिम्नास्टिक की कैटेगरी में आएगी या फिर इसको जो है जिम्नास्टिक्स माना जाता है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी गई है, बॉडी को बैलेंस करने की जो प्रक्रिया है, हाथ पैर या फिर आपका जो बॉडी के ट्रंक है या दूसरे आपके जो पोर्शन है इनके मूवमेंट की मदद से, या फिर अगर इनमें से दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स की मूवमेंट की मदद से अगर आप बैलेंसिंग वगैरह कर रहे हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें जिम्नास्टिक्स में आएंगी। अब या तो इसके लिए किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर बिना इक्विपमेंट के भी जो है आप इस चीज को कर सकते हो। इट कंस्टिट्यूट्स एजिलिटी एक्सरसाइजेस डन ऑन वेरियस काइंड ऑफ जिम्नास्टिक एपरेटस लाइक पैरेलल बार्स, हॉरिजॉन्टल बार, बीम, पोमेल हॉर्स, रिंग एक्सेट्रा। आप कई बार, ये तो खैर वो एक्सरसाइजेस वगैरह हो गई जिसमें आपको एपरेटस की जरूरत नहीं है। अगर आप एपरेटस के साथ में कर रहे हो तो भी यही सारी एक्सरसाइजेस आप करोगे जिसमें आपकी जो बॉडी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को आप शो करते हो, मगर उसके लिए फिर आप अलग अलग तरीके के जिम्नास्टिक्स के एपरेटस का इस्तेमाल करते हो। जैसे पैरेलल दो बार्स हो गए आपके, अब उनके ऊपर जो है उनको पकड़कर आप अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हो, या फिर आपके हॉरिजॉन्टल बार्स हो गए उनको पकड़ के आप इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो। बीम, पोमेल हॉर्स, रिंग, जो भी आपकी अलग अलग तरीके की जो ये आपके डिवाइसेस वगैरह हैं, अलग अलग तरीके के आपके इक्विपमेंट्स हैं, इनकी मदद से आप जिम्नास्टिक्स वगैरह करते हैं जो हम ओलंपिक्स वगैरह में देखते हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज वगैरह जो हैं जिम्नास्टिक्स की कैटेगरी में आती हैं। अगला जो टॉपिक आता है इसका नाम है फिजिकल कल्चर। फिजिकल कल्चर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। कई सारे देश हैं उसमें जो फिजिकल एजुकेशन है इसको बाकायदा फिजिकल कल्चर का पार्ट माना जाता है। फिजिकल कल्चर क्या चीज़ है? फिजिकल कल्चर बेसिकली एक ऐसा बिलीफ है जिसमें आपका जो शरीर है उसको मंदिर की तरह आपको ट्रीट करना है। आपके सोशल कस्टम्स, आपके रिलीजियस वे सब इस तरीके से हैं कि आपका जो शरीर है उसे एक मंदिर की तरह ट्रीट करना है। इसका मतलब यह है कि आपको इस तरीके की एक्टिविटीज़ करनी है, इस तरीके की गतिविधियाँ करनी है जिससे आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रह सके, जिससे आपका शरीर जो है वो ठीक रह सके।
ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ वगैरह जब आप स्पेसिफिकली इस थॉट प्रोसेस के साथ में करते हैं कि भाई मेरा शरीर एक मंदिर है, और जिस तरह से मैं अगर एक मंदिर जाता हूँ तो मैं भगवान के सामने जाने से पहले नहाता धोता हूँ और अपना साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर जाता हूँ, मंदिर एंटर करने के पहले अपनी चप्पल वगैरह उतारता हूँ, सीढ़ियों पे फिर मैं अपना सर रख के अपना माथा झुकाता हूँ, मंदिर में एंटर करने के पहले घंटी बजाता हूँ, फिर पूजा पाठ करता हूँ और फिर वापस लौट कर आता हूँ। सारी एक सर्टेन एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी जो टेंपल वगैरह जाने की। तो जिस तरह से टेंपल जाने में आप सर्टेन तरीके की एक्टिविटीज़ वगैरह का पालन कर रहे हैं, उसी तरीके से इस पर्टिकुलर बिलीफ को मानते हुए कि आपका शरीर भी जो है एक मंदिर है और इसका ध्यान रखना आपका धर्म है या कर्तव्य है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरीके का अगर थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में है और इसके चलते अगर आप कुछ सर्टेन फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है फिजिकल कल्चर में गिनी जाती हैं। फिजिकल कल्चर में उसको फिजिकल कल्चर जो है उसका हिस्सा माना जाता है। इसमें इनफैक्ट ये चीज़ भी आती है, इस सिर्फ इतनी सी बात नहीं कि आपको अपने शरीर का ध्यान रखना और उसको स्वस्थ रखना है, इसमें ये भी आता है कि आपने बाकायदा नियमित कसरत और बाकी सारी चीज़ें करके अपना शरीर जो है उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा सुंदर बनाना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा डेवलप करना है, अपने मसल्स वगैरह को जो है शेप देना है। अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए लोग जनरली क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को करने के लिए वेट ट्रेनिंग का जो है इस्तेमाल किया जाता है, शार्प और लाइट इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज वगैरह की जाती हैं, मसल ट्रेनिंग की जाती हैं, कई सारी चीज़ें की जाती हैं। सबके नतीजे में क्या होता है, आपका शरीर ज़्यादा मस्कुलर होता है और ज़्यादा अच्छे शेप में आता है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपका स्वास्थ्य जो है वो तो खैर ठीक रहेगा ही रहेगा, और आपका जो स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो फिर मन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेटर तरीके से कंडक्ट कर पाओगे। इससे होगा ये कि एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर अगर बात की जाए, अगर आपका नागरिक जो है आपके समाज का वो बहुत फिट है, फाइन है, बढ़िया स्थिति में है, तो उसके नतीजे में आपका पूरा का पूरा समाज ज़्यादा एफिशिएंट समाज रहेगा और ज़्यादा बेटर तरीके से वो देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल कल्चर का पार्ट मानी जाती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है ड्रिल। ड्रिल का मतलब क्या, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। Drill includes different kind of body exercises for developing good posture of standing, walking, fighting, etc. and disciplining the body and the mind. In games and sports, drill is the process of repetition of activities done with beats, music और verbal order. तो drill का मतलब क्या है, डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइजेज हैं बॉडी की, जिसके तहत क्या होता है, खड़े होने का, वॉक करने का, लड़ने का एक ज़्यादा अच्छा जो है आपका पोस्चर डेवलप होता है, और साथ ही साथ इससे आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छी तरीके से डिसिप्लिन में आते हैं। जनरली ड्रिल वगैरह जो है आर्मी वगैरह में जो है करवाई जाती है, जो आप लेफ्ट राइट जो आप देखते रहते हैं, वो सारी की सारी चीजें ड्रिल का पार्ट मानी जाती हैं। वो सब कुछ जो है ड्रिल में काउंट किया जाता है। वो जो लेफ्ट राइट लेफ्ट होता रहता है वो सारा ड्रिल में काउंट किया जाता है। अब यहां पे बेसिकली आप कर क्या रहे हो, यहां पर आप एक प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो लगातार, और इसमें जब आप रिपीट कर रहे हो तो या तो कोई बीट्स वगैरह के बेसिस पर आप कर रहे हो, या म्यूजिक पर कर रहे हो, या वर्बल ऑर्डर पे कर रहे हो। इससे होगा क्या, आपका एक तो खड़े होने का, आपका वही सारी बातें, आपका जो पोस्चर है और आपका जो बैलेंस है, आपका जो स्टैंडिंग वॉकिंग की सारी स्टाइल्स वगैरह वो बदल जाएंगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इसका एक बड़ा योगदान है, बट साथ ही साथ आपके माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो लेफ्ट राइट कराया जाता है वो सिर्फ इसलिए नहीं कराया जाता कि इससे आपका खड़े होने का पोस्चर बदल जाएगा, बट साथ ही साथ आपका जो माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। क्योंकि आपने जब वॉर वगैरह में जाना है खास तौर पे, तो आपके मन और आपका मन का स्थिर होना और आपका बॉडी जो है उसको बहुत उसका जो है उसके साथ में बेटर या फिर सबसे अच्छी स्टेट में कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप वॉर में जो है इफेक्टिवली फाइट नहीं कर पाओगे, और फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, और डिसिप्लिन लाने के लिए जो है जमकर जो है ड्रिल आपको करवाई जाती है। इनफैक्ट ये आर्मी का कल्चर है कि आपको रेगुलर जो है ड्रिल वगैरह करवाई जाती है, और ड्रिल की मदद से आप में डिसिप्लिन वगैरह को इंड्यूस कराया जाता है। तो ड्रिल का मतलब क्या है, ऐसी कुछ सर्टेन आपकी एक्सरसाइजेज वगैरह या फिर ऐसी आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह जिनका लगातार रिपीटिशन करवाया जाता है बीट्स, म्यूजिक्स और वर्बल ऑर्डर पे, जिसके तहत आपके पोस्चर वगैरह, खड़े होने के, वॉक करने के, फाइट करने के और बाकी सारी चीज़ों के चेंज हो जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपकी बॉडी और माइंड एक डिसिप्लिन का स्टेट में आती हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन क्या चीज होती है, हेल्थ एजुकेशन इंक्लूड्स द नॉलेज अबाउट डिसीज, हेल्थ, रेस्ट, स्लीप, सैनिटेशन, पोल्यूशन एंड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। यानी कि एक ऐसा एजुकेशन जिसमें हमको नॉलेज हो आपके अलग अलग तरीके के जो रोग होते हैं उनके बारे में, उनसे बचाव के बारे में, हेल्थ के बारे में, रेस्ट के बारे में, स्लीप, सैनिटेशन वगैरह वगैरह जितनी भी आपकी सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, इन सब के बारे में अगर हमको नॉलेज है और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग हेल्थी रह
सकें, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन में आती हैं। क्योंकि अब ये सारी चीज़ें करने से अगर आप हेल्दी रहेंगे तो उसका फायदा क्या है? एक हेल्दी व्यक्ति जो है वो समाज के लिए और देश के लिए एक एसेट होता है, और एक अनहेल्दी पर्सन जो है वो एक लाइबिलिटी होता है। लेट्स से कि एक व्यक्ति है वो बहुत फिट है, फाइन है, बीमार नहीं पड़ता, बढ़िया से बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फिर वो जो है एक ऐसी चीज है जो मतलब प्रोडक्टिव है, ये वो एक एसेट हो जाएगा। वो प्रोडक्टिविटी वगैरह को बढ़ा रहा है, उसमें इन्हेंसमेंट कर रहा है। इसी की जगह एक व्यक्ति है जो या तो बहुत परमानेंटली बीमार है, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, या वक्त वक्त पे बीमार पड़ जाता है, वो क्योंकि स्वस्थ रहता ही नहीं है जनरली, अगर नॉर्मल रहता है तो भी वो उतना फिट नहीं रहता, तो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। इस तरीके का व्यक्ति जो है वो एक लाइबिलिटी बन के रह जाता है, वो समाज के प्रति जो है वो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। चलें आगे बढ़ते हैं, चलें नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है उसका नाम है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन क्या होता है? रिक्रिएशन इंक्लूड्स प्लेइंग, सिंगिंग, camping, hiking, reading, gardening, dancing and many more pleasure giving activities. Though through recreation one can regain the lost energy, vigor and spirit. तो रिक्रिएशन का मतलब ये लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भाई इस तरीके की एक्टिविटीज़ वगैरह जिससे आपको प्लेजर मिलता हो। इसमें आपका प्लेइंग भी आ सकता है, आप कोई गेम वगैरह खेल लें, या फिर आप गाना गा लें, आप कैंप पे बैठ जाएं, आप हाइकिंग करने निकल जाएं, किताब पढ़ लें, गार्डनिंग कर लें, डांस कर लें, और भी जो बाकी एक्टिविटी वगैरह जिससे आपको खुशी मिलती हो। जैसे आप बैठ के यूट्यूब पर वीडियोज़ देख लें, आप फेसबुक गूगल कर लें, फेसबुक पर आप मतलब जो है चैटिंग वगैरह कर लें, या फिर आप इंस्टा चला लें, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह कर कर आपको रिलैक्स मिलता है, आपको सुकून मिलता है, आपको संतुष्टि मिलती है, आपको खुशी मिलती है, वो सारी की सारी चीज़ें रिक्रिएशन में आती हैं। अब रिक्रिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है या इसलिए ज़रूरी है, देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी एक्टिविटी को करते हैं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कोई कर रहे हैं, आपने 1 घंटे लेट से वॉक करी, या 1.5 घंटा या 2 घंटे, जितना भी आपका स्टेमिना है आपने वॉक कर लिया, एक सर्टेन लिमिट तक आपने अपने आप को जो है एग्जर्ट कर दिया। इसके बाद में आपको शरीर को जो है रेस्ट करवाना ज़रूरी है। अगर आप शरीर को रेस्ट नहीं करवाएंगे और आप लगातार उसके आगे भी अपने आप को पुश करते चले जाएंगे, तो फिर इससे होगा ये कि बॉडी जो है उसमें फटीग आने लगेगा और अल्टीमेटली उसके चलते फिर इंजरी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए और ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी बॉडी से फंक्शंस वगैरह लेने के लिए, ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी बॉडीली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए ज़रूरी है कि आप वक्त वक्त पर जो है ब्रेक्स लेते रहें, और उन ब्रेक्स वगैरह में आपके शरीर को प्रॉपर तरीके से आप आराम करवा कर जो भी आपकी स्पिरिट वगैरह, आपकी एनर्जी जो है उसको आप फिर से गेन कर सकें, फिर से आप अपना उत्साह और अपनी जो स्पिरिट है, अपनी जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको गेन कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितना एफर्ट मार रहे हैं, जितना अपने शरीर के साथ में एफर्ट लगा रहे हैं, उतना ही आपको इफेक्टिवली आराम वगैरह करना है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करना है, ताकि आप फिर से अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ और बाकी सारी एनर्जी वगैरह जो है उसको रिगेन कर सकें, आप शरीर को रिकवर करने का टाइम दे सकें, ताकि अगली बार जब फिर आप उस एक्टिविटी के लिए जाएं तो आप अपना पहले से बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसी तरीके से जो है धीरे धीरे आपकी बॉडी की एक्टिविटीज वगैरह इंप्रूव होती चली जाती हैं, और आपका जो स्टैमिना है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। After hard work, one can engage in different kinds of recreational activities for releasing mental stress and get rid of fatigue. तो वही बात है कि जब अच्छी खासी मेहनत करिए उसके बाद में बढ़िया आप कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वगैरह करें, उससे आपका फटीग वगैरह, आपका जो टायर्डनेस है वो खत्म हो जाएगी, बढ़िया नींद लें, और उसके बाद में फिर जब आप उठेंगे तो एकदम फ्रेश, और फिर से जो है उसी तरीके से ज़्यादा एफर्ट मारने के लिए आप बेटर स्थिति में होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आती हैं। तो ये जो है कुछ आपके बेसिक टर्म्स वगैरह हैं जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। इनका अब लगातार इस्तेमाल होगा, चाहे रिक्रिएशन हो, चाहे ड्रिल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे गेम्स हो, चाहे आपका फिटनेस कल्चर वगैरह की बात की जाए, ये सारी के सारे जो आपके टर्म्स वगैरह हैं अब लगातार जो है आगे इस्तेमाल होना है। तो इनके बारे में थोड़ा सा अपने को पता रहना चाहिए, थोड़ा अपने को अंदाजा रहना चाहिए इनका आगे इस्तेमाल होगा। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें अपन ने फिजिकल एजुकेशन में जो वेरियस तरीके के जो टर्म्स आते हैं उनके बारे में बातचीत करी है। नेक्स्ट जो अपना सेशन रहने वाला है उसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन का जो ये हमारा सब्जेक्ट है इसमें कई सारे आपके जो वेरियस करियर ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी वो फील्ड्स हैं, कौन से वो आपके डायमेंशंस हैं जिसमें आप जाके अपने बढ़िया करियर्स वगैरह बना सकते हैं अगर आप फिजिकल एजुकेशन को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और इसमें अगर आप जब आगे करियर वगैरह के बारे में सोच रहे हैं। तो वो सारी बातें अपने नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। आज के लिए हम लोग अपने सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा, आई होप इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, एंड आई होप इसको पढ़कर आपका ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं इनके बारे में आपकी नॉलेज वगैरह इनहांस हुई होगी। तो इसके आगे से अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे और वेरियस जो करियर ऑप्शंस वगैरह आपके पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की मदद से आते हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।